हेलो वेंशन एंड इजहन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूँ ही बरकरार रखिएगा मेरे साथ। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आज हम प्राइवेट आई का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जहान ईबो से परेशान होकर शो चेंग के घर जाने वाला था। तभी मिस्टर शाओ शो इंग जहान को वहाँ जाने से उसे रोकते हैं और इससे गुस्सा आकर जहान अपने रूम में चला जाता है। तो चलो गाइस, इसके आगे क्या होगा आज हम इस पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। क्या जहान गगर रात का खाना खाने नहीं आया? जिली ने जहान की नानी से पूछा जब उसने नानी को किचन में जहान के खाने को पैक करके फ्रिज में रखते हुए देखा। नहीं जिली, जहान खाना खाने के लिए नीचे नहीं आया। ऐसा लगता है कि उसके पापा ने उसकी ओर आवाज उठाई और इसी वजह से वो परेशान हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि जहान कभी कभी कितना सेंसिटिव हो सकता है, नानी ने कहा। फिर उसने एक आह भरी और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। मुझे यकीन है कि जब जहान को भूख लगेगी तो वो बाद में नीचे आ जाएगा। वो अपने फेवरेट खाने को खाए बिना नहीं रह सकता, नानी ने जिली को देखते हुए कहा। नानी की बात सुनकर जिली ने जहान के नीचे आने का कोई साइन है या नहीं ये देखने के लिए किचन से बाहर देखा। जिली, अब वो नीचे नहीं आएगा। जब हम सब सो जाएंगे तब वो नीचे आ जाएगा और कुछ खा लेगा, और यही रीजन है कि मैं इन सभी खाने को अच्छे से पैक कर रही हूँ ताकि वो इसे माइक्रोवेव में गर्म करने के बाद खा सके, नानी ने जवाब दिया। चलो हम उसे अकेला छोड़ देते हैं। जहान और मिस्टर शाओ दोनों भी परेशान हो सकते हैं। जहान के परेशानी करने के रवैये से मिस्टर शाओ ने भी अपना कंट्रोल खो दिया। कॉलेज से वापस आने पर क्या हुआ था इस बारे में सोचते हुए जिली ने अपने होठ थपथपाए। अब 2 घंटे बीत जाते हैं, सभी लाइट बंद हो जाती है और हर कोई चुपचाप सो रहा होता है। तभी एक शैडो धीरे धीरे लिविंग रूम से किचन तक जाती है ताकि शोर पैदा ना हो, जिसकी वजह से हर कोई जाग सकता है। उसने तुरंत फ्रिज खोला, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पूरा खोल पाता किसी ने उसे पीछे से उसका मुंह ढकते हुए उसे पकड़ लिया। उस पर्सन की आंखें डर से फैल गई। ओ माय गॉड, कोई हमारे घर में घुस रहा है। उसने जो सोचा उसके बारे में उसका मन घबरा गया, लेकिन एक फैमिलियर सेंट ने उसे हैरान कर दिया। ओ माय गॉड, अरे ये तो ईबो की सेंट है। पकड़ने वाले पर्सन को पहचानने के बाद जहान ने उस पर्सन से बचने के लिए झटपटाने की कोशिश की। ईबो ने जहान के गर्दन को जोर से पकड़ रखा था और जहान अपनी जोर से पकड़ी हुई गर्दन को पकड़कर जोर से हाँफ रहा था। जहान, ईबो ये जानकर बहुत चौंक गया कि जिस पर्सन का वो अभी अभी गला घोट रहा था वो जहान के अलावा कोई नहीं था। जहान, तुमने लाइट क्यों नहीं लगाई? क्या होता अगर मैं ये सोचकर आपको चोट पहुंचाऊं कि तुम एक बुरे आदमी हो? ईबो ने हैरान होते हुए कहा। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, बस मुझे अकेला छोड़ दो, जहान ने कहा, और उसने अभी अपनी गर्दन पकड़ रखी थी। ईबो ने जोर से गर्दन को पकड़ने की वजह से जहान की नेक पूरी रेड हो गई थी। नहीं, मैं यहाँ रहूंगा। आई एम सॉरी जहान, अगर मैंने आज आपको परेशान किया। मुझे पता है कि जो कुछ भी हुआ मैं उसका हिस्सा हूँ, ईबो ने कहा। ईबो की बातें ना सुनते हुए जहान ने अपना खाना पैक लेने के लिए फ्रिज के पास गया और जहान ने ईबो को पूरा नजरअंदाज कर दिया, जो किचन की छोटी सी लाइट चालू करने के बाद बैठ गया था ताकि वे एक दूसरे को देख सके। अपने नैनी द्वारा पैक किए गए सभी खाने को जहान ने माइक्रोवेव में गर्म किया। उसके बाद उसने खाना शुरू कर दिया, जबकि ईबो उसके सामने बैठकर सिर्फ जहान को घूर रहा था। ईबो मुस्कुराया क्योंकि उसने देखा कि जहान को कितनी भूख लगी है और वो कैसे खा रहा है। खाते हुए जहान की नजर ईबो पर पड़ी। ईबो जो उसे घूरते हुए स्माइल कर रहा था। क्या हुआ और तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम अब भी अपनी नींद में हो? जहान ने कहा और उसने उसे घूर कर देखा जैसे वो उससे घूर कर उसे मारना चाहता हो। ईबो ने जहान को देखा जो बहुत सीरियस लग रहा था। मैं तो यहाँ सिर्फ पानी पीने के लिए आया था, ईबो ने जवाब दिया। ठीक है, जहान ने कहा और उसने अपना खाना जारी रखा। जहान, अगर आपकी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अगर आप नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूँ तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा। मैं आपके पिताजी को अपना इस्तीफा दे दूंगा। जहान, सिर्फ 3 वीक और आप उन टेक्निक को सीख जाएंगे जो आप खुद को सेफ रखने के लिए या खुद का बचाव करने के लिए यूज कर सकते हैं।
ईबो ने कहा। ईबो ने जो कहा उससे सुनकर जैन का मुंह गुस्से से भर गया। अनजाने में उसके चेहरे पर उदासी छा गई, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैन कंफ्यूज था और वो जो कुछ भी कहना चाहता था वो नहीं कह सका, क्योंकि उसके गले में उससे गांठ महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाया। जैन को ऐसी फीलिंग्स आ रही थी जो वो ईबो को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। जैन का एक पहलू ईबो से छुटकारा पाना चाहता था और जैन का दूसरा पहलू ईबो से जुड़ा हुआ था। जैन को नहीं पता कि उसे क्या करना है। ईबो ने जो कुछ भी उसे बताया उसे सुनकर जैन बहुत सैड हुआ। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया और अपना खाना जारी रखा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि सामने वाला उसे खा रहा है। जैन, कल हम कहीं जा रहे हैं, मैं तुम्हें गन चलाना सिखाऊंगा। ईबो के कहते ही जैन की आंखें चौड़ी हो गई। चिंता मत करो जैन, आपको ये सीखने की जरूरत है। अगर आपके पास एक गन होगी तो लड़ाई करना आपके लिए आसान होगा और खुद को सेफ रखना भी, और इसीलिए आपको गन कैसे चलाते हैं ये सीखना होगा। ईबो ने जैन को समझाते हुए कहा। मुझे इस तरह की टेक्निक सीखने की कोई जरूरत नहीं है, जैन ने कहा, और खाना खाने के बाद वो टेबल साफ करने के लिए खड़ा हुआ। और इसके अलावा मिस्टर वांग, कोई भी नहीं है जो मुझे चोट पहुंचाने वाला है। पिछले वीक जो कुछ भी हुआ था वो तो बस एक एक्सीडेंट था, बस गलती जो किसी ऐसे पर्सन द्वारा की जा सकती है जो हड़बड़ी में था, और उसका मुझे या आपको चोट पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं था। वो तो बस खुद को बचाने के लिए वहाँ से भाग गया और उसका हमें हार्म करने का कोई भी इरादा नहीं था, जैन ने कहा। जैन को आज तक किसी ने भी नहीं बताया कि उसके पिताजी को धमकियां मिल रही है और मेन टारगेट वो खुद है। जैन, आप पॉपुलर बिजनेसमैन मिस्टर शाओशू इंग के एकलौते बेटे हैं, और वो यहाँ चाइना में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर के मालिक है। जैन, क्या आप जानते हैं कि गलत इरादे वाले लोग आपके पिताजी से कितना पैसा ले सकते हैं? यदि उन लोगों ने कभी आपका किडनैप कर लिया तो आपका किडनैप पहले भी हो चुका है और अब भी हो सकता है, इसीलिए आपको हर समय आपकी खुद को प्रोटेक्शन करनी होगी। जैन, प्लीज आप मेरी बातों को समझो, ईबो ने कहा। जैन की जिद के आगे कभी कभी ईबो भी परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी ईबो ने अपनी पूरी कोशिश की। ईबो सिर्फ यही चाहता है कि जैन खुद को बचाने के लिए कुछ टेक्निक सीखे, क्योंकि हर समय ईबो उसके साथ नहीं हो सकता। मिस्टर वैंग, अब मुझे अपने कमरे में वापस जाना होगा, जैन ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। ईबो ने तुरंत जैन का रास्ता रोक लिया। मुझसे दूर रहो मिस्टर वैंग, जैन ने कहा जब उसने देखा कि ईबो उसके करीब आ रहा है। ईबो धीरे धीरे जैन के करीब गया, जबकि जैन बचने के लिए पीछे हट रहा था। जब जैन की पीठ दीवार पर लगी तब जैन जोर से सांस ले रहा था। उसे पता है कि अब वो यहाँ से कहीं पर भी नहीं जा सकता। जैन ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि ईबो पहले से ही उसके बहुत करीब था। क्यों जैन, मैं तुमसे दूर क्यों हो जाऊँ? क्या तुम मुझसे डरते हो? ईबो ने कहा, और उसने जैन के बंद आंखों को देखकर मुस्कुराने लगा। जैन, मैं तो सिर्फ आपके चेहरे पर जो चावल लगे थे उन्हें सिर्फ हटाना चाहता था, ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा। जैन ने महसूस किया कि ईबो की उंगलियां उसके चेहरे को छू रही है, जो उसने कहा कि चावल लेने के लिए, लेकिन फिर भी जैन अपनी आंखें खोलने से डर रहा था, क्योंकि ईबो की गम सांसों को वो अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। उन दोनों के चेहरे इतने क्लोज है, ये सोचते हुए जैन का दिल तेजी से धड़क रहा था। मिस्टर वैंग, अब मुझे जाना है। तुमने कहा था कि कल हम ट्रेनिंग के लिए जाने वाले हैं, इसीलिए मुझे आराम करने की जरूरत है, जैन ने अभी भी अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। जैन, तुम अपनी आंखें क्यों नहीं खोलते? क्या तुम यहाँ सोने का प्लान बना रहे हो? ईबो ने जैन को चिढ़ाते हुए कहा। फिर जैन ने अपनी आंखें खोली, लेकिन बाद में वो पछताने लगा, क्योंकि वो गलत नहीं था कि उनके चेहरे सच में बहुत क्लोज थे। जैन, क्या मैं इन खूबसूरत आंखों को नहीं देख सकता? ईबो ने जैन से नजरें मिलाने के लिए अपना सिर झुकाते हुए कहा। जैन, जिसने ईबो की नजरों से बचने के लिए अपनी नजर एक तरफ कर ली। प्लीज मिस्टर वैंग, मुझे अभी जाने दो। डैडी ऊपर है, वे जाग सकते हैं, या शायद कोई यहाँ अचानक आ सकता है और वो हमारे बारे में कुछ गलत भी सोच सकता है। जैन ने ईबो को मनाने की कोशिश की। वैसे जैन, वे हमारे बारे में कैसे गलत सोच सकते हैं? हम तो यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो क्या आप चाहते हैं कि हम कुछ करें? ईबो ने जो कहा
उसे सुनकर जहान की आंखें फैल गई। जहान को ऐसा देखकर ईबो मुस्कुराने लगा। जहान ने अपने हाथों को अचानक से ऊपर उठाया और अपनी पूरी ताकत से ईबो को धक्का दे दिया ताकि वो उससे दूर हो जाए। मिस्टर ईबो, मुझे आपसे बहुत नफरत है, जहान ने अपने पैर पटकते हुए कहा और वो जल्दी से ईबो से दूर भाग गया। ईबो जो उसका मजाक उड़ा रहा था। जहान को अब सोने में परेशानी हो रही थी क्योंकि उसकी सांसें नॉर्मल नहीं हो रही थी। उसका दिल अभी भी नॉर्मल से कहीं ज्यादा तेज धड़क रहा था। जहान अभी भी यही सोच रहा है कि थोड़ी देर पहले किचन में क्या हुआ था और उसे कैसे महसूस हुआ जब ईबो उसके इतने करीब आया था। जहान उन सब विचारों के साथ सो गया। यहाँ दूसरी तरफ दिमित्री, रोमन और तैमूर वेलकम टू चाइना। आर्थर चेन ने एयरपोर्ट पर गुंडे जैसे दिखने वाले 3 लोगों का वेलकम किया। वे 3 लोग रूसी थे। वे सब कार में बैठ गए। मैंने कल ईबो के साथ लड़ाई की, आर्थर चेन ने उन लोगों को बताया। उस दिमित्री नाम के पर्सन ने जवाब के रूप में क्या हुआ था ये पूछा। आर्थर चेन ने दांत पीसते हुए और गुस्से से उन्हें सब कुछ बता दिया। पीछे बैठे 3 लोगों ने एक दूसरे को देखा। तो आर्थर चेन, इसके बाद आपका क्या प्लान है? रोमन नाम के उस लड़के ने पूछा। बस ईबो से छुटकारा पाओ। मुझे परवाह नहीं है कि कौन हमारे प्लान के साथ खिलवाड़ करेगा और जो कुछ भी हमारे प्लान के बीच में आ जाएगा उसे भी खत्म करो, आर्थर चेन ने कहा। इसकी वजह से ड्राइवर थोड़ा कांपने लगा, जिससे गाड़ी भी थोड़ी लड़खड़ाने लगी। क्या हो रहा है? आर्थर चेन ने ड्राइवर के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। कुछ नहीं बॉस, बस एक छोटा सा जानवर सड़क को पार कर रहा था, ड्राइवर ने तुरंत जवाब दिया। ठीक है, फास्ट चलाओ, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। आर्थर चेन ने अपने ड्राइवर से गाड़ी तेज चलाने के लिए कहा। ड्राइवर ने भी अपनी बॉस की सुनते हुए कार तेजी से चलाने लगा। 1 घंटे के ड्राइव के बाद वे सिटी के बाहर एक पुराने घर में पहुंचे। आधी रात हो चुकी थी, इसीलिए जब वे कार से उतरे तो सब कुछ अंधेरा था। ड्राइवर ने अपना फोन अंदर ले लिया ताकि उनका रास्ता रोशन हो सके। आर्थर चेन ने डोर ओपन किया। उसके बाद उसने स्विच ऑन किया, जिसकी वजह से लाइट्स ऑन हो गई। ये जगह सिटी से थोड़ी दूर है। मैंने ये इसीलिए चुना है ताकि किसी को पता न चले कि हम कहाँ हैं। ये घर मेरी फैमिली का नहीं है, बल्कि ये मेरे एक दोस्त का है। इसीलिए आगे जो कुछ भी होगा कोई भी हमें यहाँ ढूंढ नहीं पाएगा। यहाँ 4 कमरे हैं और उनमें से एक मैं यूज करता हूँ, आर्थर चेन ने कहा। उसके बाद वो ऊपर अपने कमरे में चला गया। आर्थर चेन के जाने के बाद वो तीनों आपस में बात करने लगे। आर्थर चेन बिल्कुल भी बदला नहीं, जैसे हम उसे पहले जानते थे वो अब भी वैसा ही है। तैमूर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। क्या हमें उसे ये बताना होगा कि हमने रूस में ईबो के बारे में क्या सुना? दिमित्री ने बाकी 2 लोगों से पूछते हुए कहा। ठीक है, देखते हैं कि कल क्या होगा और हमें अपने काम करते हुए ज्यादा केयरफुल रहना होगा। हम यहाँ वैंग ईबो के इलाके में हैं। हम नहीं जानते कि यहाँ उसने कितना बड़ा ग्रुप बनाया है। यहाँ तक कि रूस में भी उसके जान पहचान के कुछ लोग हैं जो उसे वहाँ सपोर्ट करते हैं और वहाँ जासूसी भी करते हैं। और हम ये भी नहीं जानते कि जब हम एयरपोर्ट पर थे तब किसी जासूस ने हमारा पीछा किया या नहीं। इसीलिए आर्थर चेन ने जो कहा कि हम यहाँ सेफ है, लेकिन फिर भी हम उस पर डिपेंड नहीं रह सकते, रोमन ने कहा। रोमन के पास एक पॉइंट है, उस ड्राइवर पर भी नजर रखो, मुझे उस पर भी ज्यादा भरोसा नहीं है, तैमूर ने कहा। ठीक है, चलो पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर कल आर्थर चेन के साथ प्लान बनाएंगे, रोमन ने खड़े होते हुए कहा। और उन 3 लोगों ने एक दूसरे को देखकर सिर हिलाते हुए अपना सामान अपने अपने कमरे में ले गए। अब जहान के कमरे में सुबह हो गई थी, लेकिन फिर भी जहान उठने में बहुत आलस कर रहा था। उसके दरवाजे पर कोई नॉक कर रहा था, लेकिन फिर भी जहान तकियों को लेकर अपने कानों को ढक रहा था ताकि वो दरवाजे के बाहर से शोर ना सुन सके। जहान के लिए ये दिन काफी सुस्त था क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, इसीलिए उसे अभी भी नींद आ रही थी क्योंकि वो रात को ठीक से सो नहीं पाया था। इस वजह से उसे अभी भी नींद आ रही थी। उसके दरवाजे के बाहर कौन नॉक कर रहा है इसका उसने जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि उसने कदमों की आहट भी दूर जाते हुए सुनी। वो जानता है कि ये पर्सन उसकी नैनी है, लेकिन वो और भी सोना चाहता था। जहान वापस अपनी नींद में जाने ही वाला था
तभी उसने अपने दरवाजे के बाहर से किसी और के खटखटाने की आवाज सुनी। जहान ने फिर से इसे अनदेखा कर दिया, लेकिन जब उसने सुना कि बाहर कौन है तो उसने अचानक अपनी आंखें खोली। जहान, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं अंदर आऊं तो जल्दी से ये दरवाजा ओपन करो, ईबो ने बाहर से कहा। वो हरामी, जहान ने धीरे से कहा और उसने बहाना बनाया कि उसने कुछ भी नहीं सुना। कुछ मिनटों के बाद जहान को बाहर से कुछ भी आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन जब ईबो उसके बेड के पास से बोला तब जहान चौंक गया। जहान, तुमने मुझे नजरअंदाज किया है ना? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें शावर में हेल्प करने के लिए तुम्हें बाथरूम में ले जाऊं? ईबो ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। ईबो ने देखा कि कैसे जहान ने जल्दी से अपनी ऊपर ब्लैंकेट को खींच लिया। तुम यहाँ कैसे आए? जहान ने खुद को ब्लैंकेट के नीचे घुसाते हुए और उसे कसकर पकड़ते हुए पूछा। जहान बस यही सोच रहा था कि दरवाजा खुलने की आवाज सुने बिना ईबो उसके कमरे में कैसे आ गया। जहान, मुझे बहुत ट्रेनिंग मिली है, अगर मैं अपने दुश्मन के पास भी जाऊँ तो वो मुझे नोटिस ना कर सके। इसी तरह से मुझे बहुत कुछ ट्रेनिंग मिली है, ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने ब्लैंकेट का थोड़ा सा किनारा उठाया और उसे इतना खींच लिया ताकि जहान को पता चल सके कि ईबो उसे खींच रहा है। कभी भी ब्लैंकेट खींचने की हिम्मत मत करो या मैं तुम्हें हर तरह से मार डालूंगा। ईबो, यहाँ से चले जाओ मिस्टर वैंग। उम्मीद के मुताबिक जहान ने उस पर गुस्से से कहा। क्या होगा जहान अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो? ईबो ने जहान को चिढ़ाते हुए कहा। ईबो को जहान को चिढ़ाना काफी पसंद था, क्योंकि जब भी जहान पागल होता है और तब जहान सच में बहुत प्यारा दिखता है। मिस्टर वैंग, अगर तुम चाहते हो कि मैं तैयार हो जाऊं तो यहाँ से चले जाओ, जहान ने कहा और उसने ईबो को अपना चेहरा दिखाने के लिए ब्लैंकेट थोड़ी नीचे खींची। नहीं जहान, अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो तुम वापस सो जाओगे और मैं नहीं चाहता कि तुम सो जाओ, ईबो ने कहा। ईबो लगातार जहान को चिढ़ा रहा था। क्या बकवास है मिस्टर वैंग, मैं अभी उठकर बाथरूम में नहीं जा सकता क्योंकि मैं न्यूड हूँ। मैंने कुछ भी नहीं पहना। क्या आपने ठीक से सुना कि मैंने अंदर से कुछ भी नहीं पहना? जहान ने ईबो पर एक तकिया फेंकते हुए कहा। ओह, मैं अब समझा। ईबो ने अपनी जेब में हाथ डालकर सिर हिलाया और दरवाजे की ओर पीठ कर ली, लेकिन जहान के बोलने पर ईबो अचानक रुक गया। मिस्टर वैंग, या शायद आप इसे देखना पसंद करते हैं? जहान ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ उससे पूछा। जहान अब ईबो को चिढ़ा रहा है। जहान, मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं इसे आपकी इच्छा से देखना चाहता हूँ, इसीलिए नहीं कि आप मुझे चिढ़ाना चाहते हैं, जहान की ओर मुड़े बिना ईबो ने कहा। ईबो के माथे पर हल्का पसीना आना शुरू हो गया क्योंकि उसका दिमाग पहले से ही जहान की बताई गई बातों पर इमेजिन कर कर उथल पुथल हो रहा था। इसके बाद ईबो तेजी से दरवाजे से बाहर चला गया। जहान ने अपना मुंह चौड़ा करके और अपनी आईब्रो टेढ़ी करके वहां देखा जहां से ईबो चला गया है। ईबो ने अभी अभी क्या कहा ये जानने की कोशिश करने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। यू, जहान चिल्लाते हुए बाथरूम की ओर दौड़ गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया और उसके खिलाफ झुक गया। जहान ने अपनी उंगलियों को अपने मुंह में डालकर उसे दबाने लगा। ईबो के उसे छूने के थॉट से जहान चिल्लाने लगा। अपने बॉडीगार्ड की कही हुई बातों को याद करते हुए जहान खुद को शांत करने लगा, जबकि नीचे लिविंग रूम में ईबो की मुलाकात मिस्टर शाओ शू इंग से हुई। ईबो, तुम इतने पसीने से तर क्यों हो? क्या एसी ऑन नहीं है? मिस्टर शाओ शू इंग ने कहा। मैं ठीक हूँ मिस्टर शाओ, मुझे बस लगता है कि ये सीढ़ियों की वजह से है। ईबो ने एक अजीब स्माइल करते हुए कहा। ईबो, क्या मेरा बेटा पहले से ही जाग गया है? मिस्टर शाओ शू इंग ने पूछा। हाँ मिस्टर शाओ, वो अभी तैयार हो रहा है, ईबो ने कहा और उसने अपने फोन पर बिजी होने का ड्रामा किया। ये अच्छा है, मैंने देखा कि तुम दोनों अच्छी तरह से मिलते हो। तुम्हारा भाई सही था, तुम मेरे बेटे की तरह लड़कों को वश करने में अच्छे हो, शाओ शू इंग ने कहा। मुझे लगता है कि मैं उसके साथ बहुत पेशेंस रख रहा हूँ जो उसके पिछले बॉडीगार्ड के पास नहीं था, ईबो ने एक स्माइल के साथ जवाब दिया। बातें करते हुए जब उन्होंने भारी कदमों की आहट सुनी तो उन दोनों ने सीढ़ियों की ओर देखा। उन्होंने देखा कि जहान सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। गुड मॉर्निंग डैड, जहान ने ग्रीट किया और उसके डैड के सामने सोफे पर बैठ गया। उस चेहरे के साथ क्या बात है? मिस्टर शाओ शू इंग ने पूछा। ये कल के बारे में है, मैं सच में शो चेंग के यहाँ जाना चाहता था। जहान ने अपनी पपी आइज से अपने पिताजी से कहा।
पिताजी, क्या हम वापस आने के बाद उसके यहाँ जा सकते हैं? जैन ने मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक है जैन। मिस्टर शाओ शुइंग ने ईबो पर एक नजर घुमाई। अगर तुम वहाँ जाना ही चाहते हो तो ईबो भी तुम्हारे साथ आएगा। मैं शुओचेंग को इसके बारे में बाद में सूचित करूँगा, मिस्टर शाओ शुइंग ने कहा। ठीक है, जैन ने कहा और वो उठ खड़ा हुआ और जाने ही वाला था। जैन, क्या तुम जाने से पहले अपना ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहते? जैन की नैनी ने लिविंग रूम में आते हुए कहा। नहीं, इसके बाद अब मुझे भूख नहीं है, जैन ने जवाब दिया। लेकिन उसके पेट से आवाज आने लगी और इस आवाज को सभी ने सुन लिया। ठीक है, मैं कुछ खा लूँगा, जैन ने अपने पेट को थोड़ा रफ करते हुए कहा। खाना जैन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बात सभी जानते हैं और इसीलिए जब उन्होंने जैन के पेट से आवाज सुनी तो उन्होंने हंसने से बचने के लिए अपना मुंह ढक लिया। जैन ने जल्दी से ब्रेकफास्ट किया और वो ईबो के साथ वहाँ से चला गया। मिस्टर शाओ, मुझे पता है कि मैं यहाँ सिर्फ एक नौकर हूँ, लेकिन आई एम सॉरी अगर मैं पूछूंगा कि यहाँ क्या चल रहा है। मिस यू, जो जैन के नैनी का नाम है, उसने शाओ शुइंग को अकेला देखकर पूछा। मिस यू, आपका क्या मतलब है? मिस्टर शाओ शुइंग ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा। मिस्टर शाओ, जैन को ये सब ट्रेनिंग करने की क्या जरूरत है? आपने कुछ साल पहले जैन के लिए कुछ बॉडीगार्ड को काम पर रखा था, तब आपने उन्हें जैन को ट्रेन करने के लिए नहीं कहा था और आपने ईबो को ही उससे ट्रेन करने के लिए क्यों कहा? और आप ईबो पर इतना भरोसा, इतना डिपेंड क्यों रहते हैं? क्या कोई बात है जो आप उससे छिपा रहे हैं? मिस यू ने, मतलब जैन की नैनी ने पूछा। शाओ शुइंग ने एक गहरी सांस ली। मिस यू, मुझे पता है कि जब मेरे बेटे की बात आती है तो आप हर चीज के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। आप उसके लिए एक माँ की तरह है, इसीलिए शायद मुझे आपको इसके बारे में बताना चाहिए। मिस यू ने थोड़ा गौर से सुना कि उसका बॉस उसे क्या बताने वाला है। मिस यू, जैन की लाइफ खतरे में है और साथ ही मेरी भी। एक मंथ पहले मुझे धमकियां मिलनी शुरू हुई। वे मुझे या मेरे बेटे का किडनैप करके ले जाएंगे, इसीलिए मैंने वैंग ईबो को काम पर रखा। ईबो जो अच्छी तरह से ट्रेन है, इसीलिए मैंने सोचा कि वो जैन को भी ट्रेन कर सकता है। और आप जानते हैं कि मैं अपने बेटे को कितना इम्पोर्टेंस देता हूँ, है ना? शाओ शुइंग ने कहा। शाओ शुइंग की बातें सुनकर मिस यू ने अपना सिर हिलाया। ये जानकर वो बहुत चौंक गई कि पिता पुत्र अब खतरे में है। उसे याद आया कि जब 4 साल की उम्र में जैन का किडनैप कर लिया था और वो नहीं चाहती थी कि ऐसा दोबारा हो। उसके हाथ घबराहट से कांप रहे थे। मिस यू, क्या आप ठीक है? जिली, क्या तुम एक गिलास पानी ला सकते हो? मिस्टर शाओ ने जिली से कहा, जो अभी अभी वहाँ आया था। मिस्टर शाओ, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस इतना है कि मुझे चिंता है कि जो कुछ भी पहले हुआ था वो फिर से जैन के साथ हो जाएगा और मुझे नहीं पता कि अगर उसके साथ फिर से ऐसा हो जाएगा तो मुझे क्या करना चाहिए। मिस यू ने आराम करने के लिए एक गहरी सांस लेते हुए कहा। मैंने जैन की केयर करने के लिए बहुत से लोगों को काम पर रखा है। मैंने अपने बेटे के प्रोटेक्शन के लिए ईबो और उसकी एजेंसी पर भरोसा किया है, लेकिन हम सभी को सतर्क रहना होगा क्योंकि हम नहीं जानते कि मुझे धमकियां कौन दे रहा है। मिस्टर शाओ शुइंग ने कहा। वो सोच रहा था कि कल्प्रिट कौन हो सकता है। पुलिस वैंग इशू और प्राइवेट आई के एजेंसी के अनुसार ये कल्प्रिट जैन का किडनैपर का एकलौता बेटा हो सकता है। तब वो छोटा था और तब वो एक ऑर्फनेज से भाग गया, इसीलिए किसी के पास भी उस बच्चे का रिकॉर्ड नहीं है और उन्हें ये भी नहीं पता कि वो अब कैसा दिखता है। मिस यू, यहाँ थोड़ा पानी पी लो, जिली ने कहा। थैंक यू जिली, नैनी ने उससे ग्लास पानी लेते हुए कहा। प्लीज मिस यू, इसके बारे में जैन को ना बताए, शाओ शुइंग ने कहा, क्योंकि उसे इस बात की चिंता थी कि अगर जैन को इसके बारे में पता चला तो वो कुछ स्टूपिड जैसी चीजें कर सकता है। मिस यू ने अपना सिर हिलाया और वे दोनों इस बात से सहमत हो गए, लेकिन उन दोनों के दिलों में चिंता बढ़ रही थी। वे दोनों अपने लाइफ के सबसे प्रीशियस पर्सन को हर्ट होते हुए देखना नहीं चाहते। तो गाइस, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइस।